Hi, dear bankers. Welcome to EduTap. This is CHAP 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही important concept मनी सप्लाई. ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. 2 to 3 क्वेश्चंस बहुत इजीली आप हर अटेम्प्ट में इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और हम इसे आज और एक और अपकमिंग वीडियो जो 10 मिनट्स की ही सीरीज में आएगी, इसमें वी विल मेक श्योर कि हम इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे ही कवर कर लें. ठीक है जी. तो 20 मिनट्स में आप अपने 2 to 3 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो. तो इसे ध्यान से देखना. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो व्हाट इज मनी सप्लाई? किसी भी इकोनॉमी में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना मनी स्टॉक हो रखा है. ये जो पैसा है ना, ये इमेजिन करो, ये इंडिया का मैप मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ. ओके, सो इंडिया में इस पॉइंट, आज की डेट में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना मनी स्टॉक हो रखा है, दैट इज योर मनी सप्लाई. ठीक है जी. तो यही इसकी डेफिनेशन भी है, स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. ये सिंपल सी बात हमें याद रखनी है. यही पैसा है जो गुड्स एंड सर्विसेज में जाता है और सर्कुलेट हो होकर अलग अलग फॉर्म्स लेता है. हम उन फॉर्म्स की बात भी करेंगे, अलग अलग लेवल्स ऑफ मनी सप्लाई की बात भी करेंगे. ठीक है, बट मनी सप्लाई की डेफिनेशन की बात करूं तो आपको सिर्फ स्टॉक ऑफ मनी याद रखना है. कौन सप्लाई करता है पैसे को? आरबीआई. ठीक है, आरबीआई इज द वन, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है. वो सारे के सारे नोट्स जो हैं आपके प्रिंट करता है. 98% करेंसी जो है इट इज प्रिंटेड बाय आरबीआई. रिमेनिंग 2% कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो जो सारे के सारे कॉइन्स हैं एंड 1 रुपी नोट हैं, दोज आर प्रिंटेड एंड मिंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये हमें याद रखना है. साथ ही साथ आरबीआई पब्लिश करता है हर फोर्टनाइट बेसिस पे, यानी कि हर 14 दिन में एक रिपोर्ट, जिसमें कि वो मनी सप्लाई की पूरी डिटेल्स पब्लिश करता है कि हमारी कंट्री में कितना मनी सप्लाई कौन से लेवल पर हो रहा है. ठीक है, क्यों करते हैं ये मनी सप्लाई? इट इज डन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड एक्सचेंज रेट्स. पैसे की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे. इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आरबीआई जो है वो कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को. जब आरबीआई इंड्यूस करता है पैसा, अ, सबसे मतलब अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आरबीआई ने इंड्यूस किया और करेंसी इंडियन इकोनॉमी में, तो उसको हम बोलेंगे रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी. यानी कि मनी सप्लाई की जो सबसे पहली स्टेज होती है ना, उसे हम कहते हैं रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी. और भी नाम है इसके, बेस मनी एंड प्राइमरी मनी. ये आप याद रखना. और M0 तो इसे कहते ही हैं. ठीक है, अलग अलग लेवल्स होते हैं M0 से लेकर M4 तक. हम अभी बात कर रहे हैं M0 की. ओके, तो M0 क्या होता है? इट इज करेंसी इन सर्कुलेशन, यानी कि बैंक्स एंड लोगों के पास, पब्लिक के पास कितना कैश है वो बैंकर्स डिपॉजिट, यानी कि बाकी जो बैंक्स हैं, HDFC, SBI, आईसीआईसीआई, इन सब के जो डिपॉजिट्स आरबीआई के पास पड़े हैं वो, एंड अदर डिपॉजिट्स बाय आरबीआई, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के द्वारा जो भी डिपॉजिट्स आरबीआई में किए गए हैं वो, दैट अकाउंट्स टू योर M0. ये आप याद रखोगे. ठीक है, ये इंटायरली मेमोरी वाली चीज़ है, तो रिवाइज करोगे अच्छे से याद हो जाएंगी. ठीक है, करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर्स डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट्स. बेस लेवल ऑफ मनी सप्लाई होता है ये इकोनॉमी में. ठीक है जी. अलग अलग लेवल्स क्या होते हैं अब वो देखेंगे. उससे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि देखो, दो तरीके के इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर हम अपना पैसा स्टोर कर सकते हैं. एक है बैंक, एक है पोस्ट ऑफिस. हाँ जी, पोस्ट ऑफिस में हम सिर्फ चिट्ठियाँ इधर उधर नहीं कर सकते, हम अपने पैसे भी सेव कर सकते हैं. ठीक है, तो ये दो इंस्टीट्यूट्स हैं. इनके बेसिस पे डिसाइड होता है कि मनी जो है वो कौन से लेवल पे ऑपरेट कर रहा है या कौन से मनी सप्लाई के लेवल का पार्ट बनेगा. ठीक है, M0 की बात हमने ऑलरेडी कर ली है. क्या था उसमें? उसमें था करेंसी विद पब्लिक, यानी कि CWP, एंड कैश विद बैंक्स. तो करेंसी इन सर्कुलेशन थी उसमें, बैंकर्स डिपॉजिट थे एंड अदर डिपॉजिट्स थे. ठीक है, तो ये तो टिक लगा लिया. लेकिन अब M1 से M4 की कहानी किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट है. किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स. डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं टेम्परेरी, हाईली लिक्विड इन नेचर. आपने सेविंग्स अकाउंट में अपने पैसे सेव किए, आपको जब ज़रूरत है आपने तभी विथड्रॉ कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है. टाइम डिपॉजिट जैसे कि आपकी FD, RDs, इनमें थोड़ी दिक्कत आती है कि आपने पैसा स्टोर तो कर लिया, लेकिन लॉक इन पीरियड से पहले आप निकालोगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी. सो दे आर नॉट वेरी लिक्विड इन नेचर.
ठीक है, लिक्विडिटी ज्यादा नहीं है इनकी। लिक्विडिटी क्या होता है? द एबिलिटी टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश। ठीक है जी। तो डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट जो है ये लिक्विडिटी का इनमें फर्क रहता है। तो M1 क्या होता है? M1 में CWP एंड अदर डिपॉजिट्स, अब ध्यान रखना ये नहीं है इसमें, ये वाली चीजें नहीं है, ये सिर्फ M0 के लिए एप्लीकेबल थी। M1 की कहानी यहां से स्टार्ट है। CWP यानी कि करेंसी विद पब्लिक एंड अदर डिपॉजिट्स यानी कि फॉरेन डिपॉजिट्स जो RBI में हुए हुए हैं, ये दोनों चीजें आती हैं। और साथ में आ जाता है डिमांड डिपॉजिट्स, दैट इज आपके जो सेविंग्स अकाउंट हैं जो बैंक में खुल रखे हैं, वो सिर्फ दो चीजें। ठीक है, बहुत ही एक छोटी सी नैरो सी अप्रोच है, इसलिए इसको नैरो मनी भी बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ लिक्विड करेंसी को इंक्लूड करता है, वो भी जो सिर्फ बैंक में स्टोर है, वो पोस्ट ऑफिस को कंसिडर भी नहीं करता। M2 जो है, इसे इसमें CWP एंड अदर डिपॉजिट्स आते हैं। ये देखो, ये ना मैं आपको एडवांस में बता दूं कि CWP एंड अदर डिपॉजिट सभी में आएंगे। ठीक है, इसके आगे की कहानी है जो डिफरेंस लाती है। तो M2 में क्या आ जाता है? फर्स्ट तो आता ही है, साथ ही साथ डिमांड डिपॉजिट्स आ जाते हैं एंड पोस्ट ऑफिस के डिमांड डिपॉजिट्स आ जाते हैं। तो दोनों के जो लिक्विड तरह के डिपॉजिट्स हैं बैंक एंड पोस्ट ऑफिस के, वो इसमें आ जाते हैं। M3 में थोड़ी सी अप्रोच जो है वो ब्रॉड हो जाती है, ये याद रखना। इसे मैंने नैरो मनी कहा था क्योंकि हाईली लिक्विड इन नेचर था, इसे मैं ब्रॉड मनी कह रही हूँ क्योंकि इसमें बैंक के डिमांड डिपॉजिट्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम नॉन लिक्विडिटी की तरफ चले गए, हम टाइम डिपॉजिट्स भी इंक्लूड करने लग गए। और M4 में सब कुछ ही आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। नैरो मनी कहते हैं इसे, ब्रॉड मनी M3 को कहते हैं। और लिक्विडिटी नीचे जाती रहती है जैसे जैसे हम M1 से M4 की तरफ जाते हैं। ठीक है, M4 में एक चीज ऐसी है जो इंक्लूड नहीं होती, क्या है वो? दैट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। डिटेल में इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, बट हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद जरूर रखेंगे कि M4 इंक्लूड्स एवरीथिंग बट नॉट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया है। दिस इज अ क्वेश्चन, अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसका आंसर आप डेफिनेटली एक बार ट्राई करना और कमेंट्स में मुझे ज़रूर देना। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो हमने पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट किया था उससे रिलेटेड। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गिवन गुड्स? तो these are low income non-luxury products. This is absolutely right. These are luxury goods whose demand rises with price. Now this is wrong. Okay, luxury goods first of all वो नहीं है, inferior goods हैं। एंड डिमांड राइज होती है, ये ठीक है, डिमांड या तो स्टेबल रहती है जब प्राइस राइज होता है या बढ़ जाती है, लेकिन वो लग्जरी गुड्स नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। एंड इफ यू आर टारगेटिंग द अपकमिंग जैब, वी हैव अ सुपर क्रैश कोर्स फॉर यू, जिसमें कि हम चारों कंपोनेंट्स को 12 दिन में टारगेट करेंगे। एंड इसमें लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स एंड टेस्ट सीरीज रहेंगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाके आप एक्सेस कर सकते हो एंड ये कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। And this is all for today's lecture. I will see you in the next class and I will request you again कि ये दोनों lectures आप मनी सप्लाई के definitely ज़रूर देखना. It will help you a lot in the examination. Thank you and have a good day.